हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है दिसंबर 2010 का पीवाईक्यू। हम 2010 का पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे का करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाएंगे चैनल पे और उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पीवाईक्यूज़ हैं और हमारे यूनिट 2 का भी है और यूनिट 1 जो है हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, भाषा विज्ञान, आदिकाल, भक्तिकाल, ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगी। अब सबसे पहले देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम। अब हमें अनुक्रम वाले क्वेश्चन देखो, पहले क्या था कि बीच में एक टाइम पे ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे थे जहाँ से अनुक्रम वाली चीज़ें आती थी, जिसके लिए कि आपको क्या ईयर याद होने चाहिए एटलीस्ट सब ज़्यादातर रचनाओं के, जो खासकर इम्पॉर्टेंट। देखो अब ये थोड़ा सा हो जाता है कि क्या इतने ज़्यादा उपन्यास है, इतनी सारी कहानियाँ, इतने निबंध, इतने नाटक, इतनी आलोचनाएं हैं, तो क्या हम सब याद करें, सबके सन याद करना इतना कैसे पॉसिबल है। तो देखो, सबके नहीं करने होते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये याद चीज़ें रखनी पड़ती हैं इस टाइम पे दिमाग में, ये क्वेश्चन करते टाइम, कि कौन सी कहानी इम्पॉर्टेंट है, कौन से कहानीकार इम्पॉर्टेंट है, कौन सा उपन्यास जो है हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, कौन से उपन्यासकार। अब जैसे मान लो हमारे प्रेमचंद है तो उनके सभी कहानियाँ और जितने भी उपन्यास हैं, आपको पता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, या फिर जितने भी कहानीकार, उपन्यासकार हो जाते हैं, यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उपन्यास से। ज़्यादातर सिलेबस जो हमारा, देखो जो हमारा सिलेबस होता है ना, उसको देख के चला करो। सबसे पहले उस सिलेबस में देखो जितने भी उपन्यासकार हैं, जितने भी आपके उपन्यास लगे हैं उपन्यासकार, खासकर उन उपन्यासकारों के सारे उपन्यास आपको पता होने चाहिए। सबका आपको ईयर याद रखना पड़ता है। ठीक है, याद रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हमारे ज़्यादा नहीं तो मैंने आपको काफ़ी बार दिखा दिया है कि देखो, अगर आपको सिलेबस पता है तो आपके सिलेबस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सारे उपन्यास नहीं याद करने होते, उनके उपन्यास तो याद करने पड़ते हैं, मतलब उनका सन याद नहीं करना पड़ता है। और सारी कहानियाँ के भी जो हमारे सन होते हैं वो नहीं याद करने पड़ते। सारे निबंध, नाटक, आलोचनाएं जो होती हैं, सब नहीं, पर जितने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उनके याद कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए ही अच्छा होता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले लाला श्रीनिवास दास है, ये हमारे क्या हैं, उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद हो गए, अमृतलाल नागर हो गए और कमलेश्वर। अब इनका जन्म काल हम कैसे बताएं। सबसे पहले आपने अगर उपन्यास पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि इनका जन्म थोड़ा थोड़ा माइंड में आता होगा कि सबसे पहले हमारे लाला श्रीनिवास दास आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? लाला श्रीनिवास दास आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रेमचंद आते हैं, फिर आते हैं अमृतलाल नागर और फिर आते हैं हमारे कौन, कमलेश्वर। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है कि फिर से क्या कुछ नाम दिए हैं और इनका हमें क्रम लगाना है। जैसे प्रसाद हो गए, या फिर हमारे निराला हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गए। ठीक, तो यहाँ देखो जयशंकर प्रसाद का समय क्या है। आपको कुछ जो लेखक होते हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, निराला बोल दिया क्या मैंने? हाँ, रुको, हाँ ठीक है, हाँ, तो अज्ञेय हो गए, श्रीनिवास दास, हरिशंकर उपाध्याय, हरिऔध लिख देती हूँ। ठीक, इतना ठीक है। और कौन हो जाते हैं हमारे वहाँ, उधर से भक्तिकाल से कबीर, तुलसी, इनको तो उठाना ही है। ये हो गए, इन सब की आपको कहानी,
उपन्यास, जितनी चीज़ें होती हैं सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खासकर जिनके मैंने नाम बताए। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, अगर आपको पता है जयशंकर प्रसाद का समय क्या है तो 1890 है। जयशंकर प्रसाद का समय क्या है? 1890। निराला आते हैं 1899 के हैं। सुमित्रा नंदन पंत वहीं आते हैं हमारे 1900। ये छायावादी कवि हैं ना, सबको पता होगा ये छायावादी कवि हैं। ये सारे कौन है? छायावादी कवि हैं। महादेवी वर्मा का क्या आता है? 1907 समय आता है। ठीक है, अब अगर आपने छायावादी कवि जब पढ़े होंगे तो आपने इनको सबको क्रम से देखा होगा। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को पढ़ा होगा आपने, निराला को पढ़ा होगा, पंत को पढ़ा होगा, महादेवी वर्मा को। तो वहाँ से भी क्या होता है, हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आ जाती हैं कि हमने छायावाद जब पढ़ा था, द्विवेदी युग, भक्तिकाल, सॉरी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, या फिर उत्तर छायावाद, या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो हमने सबसे पहले छायावाद में जयशंकर प्रसाद पढ़े थे, निराला पढ़े थे, पंत पढ़ा था और महादेवी वर्मा, इनके कुछ रचनाएं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये चीज़ें इजी हो जाती है। देखो इसका आंसर आ जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद पहले आए, फिर आते हैं निराला, फिर आते हैं पंत, फिर आते हैं महादेवी। और ये सभी कौन है? छायावादी कवि हैं। ये कौन है? ये छायावादी कवि हैं। अज्ञेय क्या छायावादी कवि हैं? तो अज्ञेय छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, आपने सुना होगा तार सप्तक। क्या सुना होगा? तार सप्तक। कितने थे? 4 थे। अब आपको क्या करना है, चारों तार सप्तक जो है, 4 तार सप्तक है, चारों तार सप्तक के आपको सन, या गे ने किया था, हाँ, 4 तार सप्तक के आपको क्या करना है, सन आपको कमेंट सेक्शन में इनका लिखना है। पहला तार सप्तक का सन, दूसरे का, तीसरे का और चौथा का। और सभी में साथ साथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, उन सभी के नाम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में याद करा दूंगी। ठीक है, अभी आपका होमवर्क यही है कि आपको 4 जो तार सप्तक हुए हैं उन सभी का सन, चारों का आपको सन कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा, फिर से हमारा सही अनुक्रम है रचनाकारों का। सबसे पहले कौन आएंगे? हरिऔध, मीराबाई, चंद्रबरदाई या सेनापति। तो देखो चंद्रबरदाई आपने कहाँ, पृथ्वीराज रासो में कहाँ पढ़ा था? आदिकाल में पढ़ा था, राइट। अब मीराबाई आपने भक्तिकाल में भी पढ़ ली है ना, भक्तिकाल में मीराबाई पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति जब पढ़ते हैं। सेनापति हमने रीतिकाल में पढ़ लिया, सेना केशव दास हो गए, केशव हो गए हमारे, मतीराम हो गए, भूषण हो गए, ये सभी हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये रीतिकाल में पढ़ते हैं। और वहीं पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हम आधुनिक काल में आकर के पढ़ते हैं ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हम कहाँ पढ़ते हैं? आधुनिक काल में पढ़ते हैं हम। और जो हमने अभी पढ़ा, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, निराला हो गए, अज्ञेय, ये सारे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, ये सभी हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये हम छायावादी युग में पढ़ते हैं। और छायावाद युग कहाँ आता है? आधुनिक काल के अंदर ही आता है। आधुनिक काल में देखो काफ़ी चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है हमारे क्या, भारतेंदु काल आता है ना। फिर आता है हमारा द्विवेदी युग। और ये द्विवेदी किस नाम पे पड़ा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे नाम पड़ा है द्विवेदी युग। ये चीज़ें सबको पता होंगी। फिर हम पढ़ते हैं छायावाद, फिर पढ़ते हैं उत्तर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कहाँ? आधुनिक काल के अंदर पढ़ते हैं ये सब कुछ। तो हमारे हरिऔध, मैंने यही आपको अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन था, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब आपने पढ़ा होगा आदिकाल, आपको पता होगा कि स्वयंभू आते हैं हमारे, सरहप्पा आते हैं, ये सभी हमारे आदिकाल में आते हैं। ठीक, और वहीं पे हमारे भक्ति काल के कुछ लेखक हो गए, कबीर, तुलसी हो गए, मीराबाई हो गई, जायसी हो गए, ये सारे हमारे आ जाते हैं भक्ति काल में। अब रीति काल में आ जाते हैं केशव, मतीराम आ जाते हैं, सेनापति, भूषण, जसवंत सिंह आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं हमारे रीति काल में। और फिर आता है हमारा आधुनिक काल, जिसमें हमारे कुछ भागों में बटा है, जैसे कि हो जाता है हमारा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। तो अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा चीज़ें माइंड में रखनी है कि हमारे छायावाद हमने पढ़ा था तो कौन कौन से कवि आए थे, द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि आ रहे हैं हमारे, और वहीं पर हमारा जो भारतेंदु युग है उसमें कौन कौन से कवि आ रहे हैं, कौन कौन से रचनाकार आ रहे हैं। तो ये जब आपको चीज़ें पता होंगी तो आप क्रम में गलती नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर आदिकाल का समय क्या था,
मैंने आपको पढ़ाया था ना आदिकाल का समय, तो इतने टाइम पहले तो स्वयंभू सरहपा यही सब हुए थे, तब तो हमारे सेनापति नहीं हो गए थे ना। सेनापति हमारे, उनका समय देखो कब है, 1579, 1500 मतलब 1589 में आए वो, तो वो आदिकाल के समय में तो नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना वहाँ पर आपको दिमाग में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वहाँ इतना प्रेशर होता है कि बच्चे चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा गलती कर जाते हैं और वहाँ गलत हो जाते हैं हमसे क्वेश्चन। वहाँ पर अभी अगर आपको यही क्वेश्चन या इससे थोड़ा सा हटा करके एग्ज़ाम में दिया जाए और वही चीज़ें आपको मैं यहाँ दूँ, यहाँ हो सकता है 80% बच्चे उसको कर देंगे, ठीक है, पर वहाँ पर सिर्फ 60% बच्चे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या होता है, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। वहाँ पे आपको क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है एग्ज़ाम का। हमारा एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये हो जाती है, आपको थोड़ा सा मैं अभी से बता दूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो स्टार्टिंग हो सकता है ऐसा हो कि स्टार्टिंग जो आपका क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग 10 से 12 थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, किसी के में ईजी हो सकते हैं स्टार्टिंग वाले। तो अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे स्टार्टिंग वाले, आपने सबसे पहले पैनिक नहीं करना है कि अरे मुझे तो स्टार्टिंग ही क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मुझे तो और आगे वाले क्वेश्चंस मैं कैसे करूँगी, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये होता है, सब में होता है, कोई आप अलग नहीं या मैं नहीं, सब में होता है, हर बच्चे की ये चीज़ें होती हैं। पैनिक होता है, पैनिक कर जाता है बच्चा। क्योंकि मैं भी जब एग्ज़ाम देती थी तो मेरा क्या था कि मैं सबसे पहले पेपर 1 अटैम्प्ट करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं पेपर 1 सही से ज़्यादा उसमें अगर मतलब कि स्टार्टिंग अगर मैं टाइम दूँ तो मेरा सही रहेगा, ठीक है। फिर पेपर 2 अटैम्प्ट करती थी मैं। तो पेपर 2 में क्या होता था कि स्टार्टिंग के अगर 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गए जिसमें मुझे चीज़ें नहीं आ रही, मैंने देखा कि अरे मैंने 10 स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ ही नहीं रहे हैं और मैंने उसमें वो ब्लैंक छोड़ रखा है, तो मैं बहुत पैनिक कर जाती थी, यार अब तो मेरा होगा नहीं, अब मैं कैसे करूँ। स्टार्टिंग 80 क्वेश्चंस बचे हैं जिसमें से मुझे मुश्किल से इतना हार्ड लेवल का एग्ज़ाम आया है, अगर मुझसे नहीं हुए क्वेश्चंस फिर तो मैं कट ऑफ से बाहर हूँ। ये चीज़ें थॉट्स आते हैं एग्ज़ाम देते टाइम। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको खुद को समझाना है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं आने से ये डिसाइड नहीं होता कि आप लिस्ट से बाहर हैं या लिस्ट के अंदर हैं, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग के आपके 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, पर हो सकता है आगे के जो 90 क्वेश्चंस बचे हैं उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हो। उसमें 90 में हो सकता है आपको 75 प्लस क्वेश्चंस आते हो सकता है 70 क्वेश्चंस आते हो, ठीक। तो सबसे चीज़ें पहले थोड़ा वहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप यहाँ कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, ये चीज़ें अगर आपको कोई नहीं बता रहा है कि वहाँ कैसे हैंडल करना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है और आते हुए क्वेश्चंस आप वहाँ गलत करके आएंगे, ठीक है। मेरा मोटिव यही है कि मैं ये चीज़ें आपको अभी यहाँ पे समझा सकूँ ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करो, क्योंकि PYQ में वही सेम बार बार कहूँगी कि आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रही, मैं वही चीज़ें आपको बता ही रही हूँ, पर मैं मेन चीज़ें आपको ये बता रही हूँ कि क्या एग्ज़ाम में आपको गलती करनी नहीं है, क्या चीज़ें आपको माइंड में रख के एग्ज़ाम देना है कि हाँ ठीक है 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे के क्वेश्चंस मुझे आते होंगे, आगे क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे भी होगा देखेंगे। अब एग्ज़ाम तो देना ही है ना, वहाँ बैठे हो तो बीच में तो एग्ज़ाम छोड़ के भी नहीं जा सकते हो, कोई भी मतलब दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है। तो बस यही मेरा मेन बात है कहने का कि वहाँ पैनिक नहीं होना है। स्टार्टिंग हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन मुश्किल हो, ईजी हो, जैसा भी हो। ईजी है तो खुश नहीं होना है कि अरे बहुत ईजी पेपर है, मैं तो आज एकदम ही मतलब कि एकदम एग्ज़ाम तोड़ फोड़ के आएंगे, ऐसा एकदम खुश भी नहीं होना है, क्योंकि खुशी से बहुत बार क्या होता है हम ऑप्शंस गलत पढ़ते हैं और हम आंसर भी गलत कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी होती हैं बहुत, तो दोनों नहीं करना है, पैनिक भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो जाना है, अरे मुझे तो सारा आ रहा है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अरे बहुत ईजी थे, आगे भी बहुत ईजी होंगे, मैं तो एकदम मस्त, मेरा तो इस बार हो ही जाएगा एकदम ही। ये चीज़ें भी माइंड में नहीं लानी है, ठीक है। आगे देखो क्या है, नाटकों का सही क्रम लगाना है हमें। क्या लगाना है? नाटकों का सही क्रम। सबसे पहले चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। अब देखो आपका नाटक वाला जो यूनिट है उसमें अंधेर नगरी भी आपके सिलेबस में है, आषाढ़ का दिन भी और चंद्रगुप्त भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अब देखो आपको अगर आपने अंधेर नगरी
अगर मैंने कहा था कि सिलेबस को अच्छे से घोल के पी जाओ, अगर आपने अंधेर नगरी का समय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अंधेर नगरी का समय क्या है, 1881 है। क्या है? 1881 ईस्वी है। वहीं पे चंद्रगुप्त का क्या है, 1931 है। आषाढ़ का एक दिन का क्या है, 1958 है। और 8वां सर का 1976 है। अगर आपने अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों अगर आपके सिलेबस में और आपने तीनों का ही समय देखा होता तो आप बताओ क्या आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता था? नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है, कितनी ज़्यादा डीप नॉलेज ली है, नहीं फ़र्क पड़ रहा है इस क्वेश्चन में। अगर आपने सिलेबस को ही बहुत ध्यान से देखा है, उसके हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट्स पे आपने ध्यान दिया है कि हाँ हमारे सिलेबस में अंधेर नगरी है तो किसने लिखी है, किसकी है, कौन से सन में प्रकाशित हुई है, अगर सिर्फ इतनी भी चीज़ें अगर आपने देखी है, क्रम वाले क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? देखो, अंधेर नगरी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। चंद्रगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और हमारा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है, सभी को पता है। और 8वां सर्ग किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा की, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगर आपने नहीं याद किया था अंधेर या फिर अभी भी देखो टाइम है, लेट नहीं हुआ है, सिलेबस को अच्छे से देखो, एक जगह नोट्स बना लो। यूनिट 6 है जो भी हमारा कहानी है या उपन्यास है, कहानी है मेरे हिसाब से यूनिट 6 या शायद उपन्यास, जो भी है देख लेना एक बार, ठीक है? याद नहीं है मुझे अभी। तो क्या करना है, जितनी भी कहानियाँ हैं, जितनी उपन्यास हैं, कहानी एक साइड लिखो, उपन्यास एक साइड लिखो, कहानी के कहानीकार कौन है उनका नाम एक साइड लिख लो और उनका सन लिख लो। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप एक पेज पे एक हर यूनिट का ऐसे ही करो। उपन्यास लिखो, यूनिट जो भी 7, 8, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये लिखो। उसके बाद क्या करो, उनके जो हमारा सिलेबस में जितनी कहानियाँ हैं, कहानीकार लिखो और उनका सन लिख लो। ठीक है, इतनी चीज़ें क्या करो, आज ही आप कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 से 4 बार डेली आप अगर उस पेज पे बस नज़र मारोगे ना तो भी याद हो जाएंगे सन। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे उपन्यासों का हमें क्रम बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी, मैला आंचल। अब बताओ, अब मुझे बताओ कि ये आपके सिलेबस में यहाँ से भी अगर आपने पढ़ा है तो क्या आपका सिलेबस अगर आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ क्या आपका ये वाला क्वेश्चन क्या गलत हो सकता है? कैसे हो जाएगा? गोदान आपके सिलेबस में है, मैला आंचल आपके सिलेबस में है, राग दरबारी आपके सिलेबस में है, टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है बस। और ये है किसका? सबको पता है, ये भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। गोदान किसका है? तो प्रेमचंद का है। मैला आंचल किसका है? फणेश्वर नाथ रेणु का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते मैंने बता दिया भगवती चरण वर्मा का। और राग दरबारी किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। तीनों के तीनों ही उपन्यास आपके सिलेबस में है। अब तीनों का अगर आपको सन पता है तो आपका ये प्रश्न कैसे गलत हो सकता है? नहीं हो सकता ना गलत, अगर आपको तीनों उपन्यासों के नाम, ठीक है अगर आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते का उपन्यास का नाम सन नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगर आपको ये पता है कि गोदान आता है, सबसे पहले आता है, फिर मैला आंचल, तो आपका देखो यहाँ प्रश्न देखो, सबसे पहले टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं पता, छोड़ो, गोदान का समय पता है और मैला आंचल का समय पता है, तो आप बता सकते हो कि गोदान पहले आएगा या फिर मैला आंचल आएगा। अगर गोदान पहले आएगा तो मैला आंचल वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा, है ना? ये तो कट हो जाएगा। राग दरबारी का भी अगर आपको पता है, एक मिनट रुको, हाँ ये हमारा ऑप्शन पहले ही कट हो गया। अब गोदान 1936 का है और मैला आंचल 54 का है, राग दरबारी 68 का है, तो जाहिर है मैला आंचल के बाद ही राग दरबारी आएगा। ठीक, तो हमारा टेढ़े मेढ़े रास्ते वाला भी यहाँ पे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। देखो रुको, हाँ देखो, गोदान के बाद राग दरबारी तो आ ही नहीं सकता, मैला आंचल आएगा ना गोदान के बाद, तो पहला वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब हमारा आता है बी और सी में, तो अब सोच के देखो, गोदान के बाद हमारा मैला आंचल आएगा या टेढ़े मेढ़े रास्ते? गोदान के बाद फणेश्वर नाथ रेणु आती हैं प्रेमचंद के बाद। अगर आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पहले हमारे फणेश्वर नाथ रेणु आते हैं,
उसके बाद हमारे भगवती चरण वर्मा आते हैं। भगवती चरण वर्मा काफ़ी आखिरी में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा पीछे हो जाएंगे, उनका इनका समय काल ही बाद में आता है। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा गोदान, फिर आ जाएगा मैला आंचल, फिर आएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, और फिर आएगा हमारा राग दरबारी, ठीक है। इस तरह से, इसलिए मैंने कहा था कि आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था वापसी, तिरछे, कफन। अब फिर हमारा क्या है, ये कहानियों का क्रम बताना है हमें। अब फिर सेम चीज़ देखो, उसने कहा था आपके सिलेबस में ही है, वापसी भी, वापसी है ना। अब देखो कफन का समय किसको नहीं पता होता, ये बताओ। प्रेमचंद की इतनी महत्वपूर्ण कफन भी आपके सिलेबस में ही है ना। वापसी हो गया, उसने कहा था तिरछे, सारे के सारे जितनी कहानी है सबको पता है इनके कहानीकार कौन है। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नेट का प्रिपरेशन कर रहा है या टीजीटी पीजीटी की कर रहा है या जिसकी भी कर रहा है, किसी की भी कर रहा है, ठीक। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको इन कहानीकारों के नाम ही नहीं पता हो। सबसे पहले उसने कहा था किसकी है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कफन किसकी है, हमारी प्रेमचंद की है। वापसी किसकी है, उषा प्रियमवदा की है। और तिरिच किसकी है, उदय प्रकाश की है। चलो मान लिया अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको तिरिच नहीं पता है, ये तीन तो पता थे, ये तीन पता थे कि नहीं पता थे। अब उसने कहा था अगर आपने पढ़ा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, आपको समय, अगर आपने सिलेबस में, फिर वही बात है, सिलेबस से ही सारे प्रश्न बनते हैं क्रम वाले। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा है, उससे थोड़ा समझने का कोशिश किया है कि सिलेबस हमारा किस तरह से बनाया गया है, तो आप क्रम वाले क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमारे कुछ क्या है यहाँ पे, क्या है, साहित्यकारों का सही अनुक्रम। अब देखो ये तो सबसे इजी, गारसा दत्तासी पहले आएंगे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या शिव सिंह सेंगर। तो सबको पता है ये, जब आपने आदिकाल का जब आपने विभाजन पढ़ा था उसी टाइम आपने देख लिया था। सबसे पहले जाहिर सी बात है गारसा दत्तासी आते हमारे, है ना, जिनकी साहित्यिक पुस्तक कौन सी है, स्तवार्ध लालित्योत्तर इंदोई हिंदुस्तानी, ठीक है। इसके कितने हैं, प्रथम भाग ये है, द्वितीय ये। गारसा दत्तासी सबसे पहले आते हैं, फिर आते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर, फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल, फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो सभी को पता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित कार्यों का कालानुसार सही अनुक्रम लगाना है। अब हमें यहाँ पे क्या है, हमारे कुछ भारतीय काव्य शास्त्र जो है हमारा काव्य शास्त्र वाला, वहाँ से प्रश्न है। अब यहाँ से देखो पंडित जगन्नाथ है, कुंतक है, भामह है, रूप गोस्वामी। अब इसमें हमें क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आते हैं। तो जगन्नाथ आखिरी में आते हैं, सबको पता है जगन्नाथ आखिरी में आते हैं, है ना। अब क्या करना है आपको, इनका समय, अगर आपको, वैसे तो समय देखो ज़्यादा है नहीं, ये लेखक जितने भी हैं ना, ये जितने भी आ रहे हैं ये ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं। तो आपको मतलब कि शायद से 18 से 20 है, 14वीं 16वीं शताब्दी तक के हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से याद कर लेना, यहाँ से हो सकता है प्रश्न बन जाए, ठीक है। भामह का आता है 6ठी शताब्दी, भामह का क्रम काल क्या है, 6ठी शताब्दी है। कुंतक का है 10वीं 11वीं, रूप गोस्वामी का 15वीं 16वीं, और पंडित जगन्नाथ का है 17वीं शताब्दी, ठीक है। अब इनकी रचनाएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय काव्य शास्त्र से देखो अब थोड़ा सा प्रश्न क्या है ना कि डीप में बनने लगा है, मानते ही ये बात। अब सिर्फ इतना नहीं आ जाता कि उनका काल पूछ लिया जाए या उनकी रचना पूछ ली जाती, सिर्फ इतना नहीं, पर ये भी नहीं नकारा जा सकता कि ये नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, रचना भी आ सकती है, उसका समय भी पूछा जा सकता है, पर और भी चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। थोड़ा सा डीप, वो आपकी थोड़ा सा एंटी क्या है ना, डीप नॉलेज चेक करने लगा है, खासकर काव्य शास्त्र से। तो वहाँ से आपसे कारण और तर्क वाले प्रश्न भी बनने लगे हैं, ठीक है। साधारणीकरण हो गया हमारा, रस सिद्धांत हो गया, अलंकार सिद्धांत हो गए, इन सारी चीज़ों से अब प्रश्न थोड़े से बनने लगे। उत्पत्तिवाद हो गया, यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न बनने लगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। आगे देखो क्या है, हमें सुमेलित करना है कि कौन आलोचना तद्भव हंस वाग। देखो रुको, अब हमें कुछ पत्रिकाएं हैं, आलोचना किसकी पत्रिका है,
तो आलोचना है हमारी अरुण कमल की। इसको मैं ऐसे करूँगी तो ढक जाएगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते। आलोचना देखो अरुण कमल की है, तद्भव है अखिलेश की। देखो अगर ये याद नहीं है तो आप अभी क्लास में ही याद कर लो, ठीक है। हंस किसकी है? राजेंद्र यादव की है। वाक है सुधीर पचौरी की। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह की। अब देखो आलोचना क्या है? एक त्रैमासिक पत्रिका है। क्या है? त्रैमासिक, जो कि कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से प्रकाशित होती है। और तद्भव भी त्रैमासिक जो हमारी पत्रिका है, और ये प्रकाशित होती है लखनऊ से। हंस जो है वो कहाँ से? मासिक पत्रिका है और दिल्ली से प्रकाशित होती है। देखो ये त्रैमासिक, मासिक, प्रकार और स्थान दोनों ही पूछे जाने लगे हैं पत्रिका से। पहले क्या था? सिर्फ नाम पूछ लिया जाता था, पर अब स्थान और ये मासिक है, त्रैमासिक है, या उसका जो प्रकार है वो पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख के चलना। हंस का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रेमचंद द्वारा 1930 ईस्वी में बनारस में प्रारंभ किया गया था। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। इतना चीज़ समझ आया। आगे देखो, कितने पाकिस्तान, तमस, मृगनयनी, नीलाचंद, ये रचनाकार हैं और इनके ये रचनाएं हैं, इनके रचनाकारों से हमें सुमेलित करना है। कितने पाकिस्तान किसका है? तो कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान, ठीक। तमस किसका है? भीष्म साहनी का है, सभी को पता है। मृगनयनी किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। और नीलाचंद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का, ठीक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर 2000 ईस्वी का है। तमस हमारे भीष्म साहनी, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा है, नीला चांद शिव प्रसाद का है। आपका बंटी आपके सिलेबस में ही है, मन्नू भंडारी, ठीक है। आगे देखो क्या है, नाटकों को उनके लेखकों के साथ, नाटककार के साथ हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। रक्षाबंधन, नंदा कुआं, बकरी, कोर्ट मार्शल। बकरी आपके सिलेबस की ही है, ठीक, अलग से कुछ नहीं है। अब देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा। बकरी किसकी है? बकरी किसकी है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है ना। सी में दो यहाँ देख लो, डी वाला काट दो, ठीक, डी कट गया, सी में 2 हमारे इन तीनों में है ना। अब कोर्ट मार्शल किसकी है? कोर्ट मार्शल बहुत ज़्यादा ही चर्चित नाटक है ना। तो कोर्ट मार्शल जो है हमारा स्वदेश दीपक के। स्वदेश दीपक कहाँ पर है? ये रहे 4 नंबर पे। तो अब डी में 4 कहाँ आ रहा है? डी में 4 आ रहा है सी और ए में। तो अब हमारा बी भी कैंसिल हो गया, है ना, बी हमारा कैंसिल हो गया ना। अब हमारा ए और सी बचा। तो ए और सी में ऐसा कौन सा है जो हम और गेस कर सकते हैं? रक्षाबंधन, नंदा कुआं, बकरी। रक्षाबंधन सबको पता होगा कि ये किसकी है? हरि कृष्ण प्रेमी की है। अगर आप नाटक जब खोल के देखते हो तो नाटक दृष्टि वाली पुस्तक से, कहाँ से? दृष्टि वाली का मैं बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले ही पेज पे आपको रक्षाबंधन नाटक देखने को मिलता है, जो किसकी है? हरि कृष्ण प्रेमी की है। किसकी है? रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी की। मैंने कैसे याद किया था? मैंने ऐसे याद किया था, देखो, हरि कृष्ण यानी कान्हा जी, ठीक। तो आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो कान्हा जी को लड्डू जी रखते हैं घर में, ठीक है, लड्डू जी होते हैं। उनको कुछ माताएं होती हैं, वो अपने बच्चे की तरह मानती हैं। कुछ होते हैं जो अपने भाई की तरह मानते हैं। तो मैंने देखा था कि मेरे एक रिलेटिव्स में थे, वो बच्चियां थी, छोटी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी, ठीक। और वो अपने लड्डू जी को, कान्हा को क्या, अपने भाई मानती थी, ठीक है। तो वो उनको राखी बांधती थी, क्योंकि उनका भाई नहीं था कोई, तो वो क्या, उनको राखी बांधती थी। तो मैंने थोड़ा सा ये चीज़ रिलेट करके याद की थी। जो हरि कृष्ण होते हैं वो सबके लिए अलग अलग रूप में है। कोई उनको भाई मानता है लड्डू जी के रूप में, कोई उनको भाई मानता है, कोई उनको अपना, माताएं जो होती हैं वो अपना बेटा मानती हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। रक्षाबंधन से क्या याद कर सकते हो? हरि कृष्ण, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था, मैंने जो याद किया था मैंने आपको वो बता दिया। तो क्या देखो, अपने आसपास से है ना थोड़ा रिलेट करके याद करोगे ना, चीज़ें कभी नहीं भूलती। देखो मैंने किस ट्रिक से याद किया था, मुझे वो भी याद है आज तक। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आसपास से चीज़ें जोड़ के याद की थी। तो आप भी ऐसे ही जोड़ के चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे याद कर लो, हरि कृष्ण प्रेमी की रक्षाबंधन, अगले दिन भूल जाओगे, ठीक। क्योंकि इतनी सारी उपन्यास, इतने नाटक, इतनी कहानियाँ, बच्चा क्या क्या याद करेगा, कितना याद करेगा। तो इसका सिर्फ एक ही हल निकलता है कि कुछ भी आड़ी टेढ़ी तिरछी मिर्ची जैसी ट्रिक आपको बन रही है, आपसे बन रही है, बना लो।
कुछ भी बना लो और याद कर लो। आपको याद करने से मतलब, आपसे ये नहीं, सामने वाला अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है वो आपसे ये नहीं पूछेगा अरे ये ट्रिक तो गलत थी, आपने ये ट्रिक क्यों बनाई। कोई आप पे ये चीज़ें नहीं पूछेगा, है ना। तो जैसे याद होता है आप वैसे याद करो। आगे देखो, इसका आंसर मैंने बता दिया क्या। इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आएगा हमारा रक्षाबंधन, जो हरि कृष्ण प्रेमी का है। अंधा कुआं है लक्ष्मी नारायण का। बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक। और सेतु बंध किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित करना है। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय, देसिल बैना सब जन मिठा। देखो बहुत ज़्यादा चर्चित पंक्ति है, पता हो, सबको पता होगी, ठीक है ना। देसिल बैना सब जन मिठा। इसके बाद देखो, भूषण बिनु न बिराजे, कविता बनिता मित, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिरई हो खोल खेलन। मैं बता दूं, अगर मैंने आपको अभी सिर्फ एक से दो PYQs कराए हैं और ये तीनों, ये वाला सी वाला नहीं, पर ये दोनों रिपीट हुए हैं या नहीं, आप बताओ। ये दोनों पंक्ति रिपीट हुई हैं, है ना। इसी तरह से क्या होता है PYQ करने का, देखो यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें रिपीट होती है। अब देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देसिल बहना सब्जन मिठाई किसकी है, तो कबीर की है। किसकी है, कबीर की है। रुक जाओ, कबीर की थोड़ी है, क्या कर रही हूँ मैं। देसिल बहना सब्जन मिठा विद्यापति की है ना। भूषण बिनु न बिराजई, ये है हमारे, रुक जाओ क्या था, साईं के सब जीव हैं, किरी कुंजर दोए, ये किसकी है, तो ये हुए हमारे कबीर हुए, है ना। फिर देसिल बैना सब्जन मिठा हमारे हो गए विद्यापति। भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित, तो ये किसकी है, केशव की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिरई है खेलन हो रही, तो ये किसकी है, पद्माकर की है। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहती थी, मैं पद्माकर कभी लगाती ही नहीं थी। आप मत करना मेरी तरह गलती। देखो मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने गलतियाँ की हैं, मैं वही बताती हूँ आपको, ठीक है, कि ये गलती आप मत करना। ओके, आगे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, संसद से सड़क तक आपके सिलेबस का है कि है नहीं, बताओ, है ना। साय में धूप, युग धारा, फूल नहीं रंग बोलते। अब संसद से सड़क तक किसकी रचना है, यहाँ देख लो, आप उसको छोड़ो। संसद से सड़क तक का देखो प्रकाशन वर्ष याद कर लो। साय में धूप का प्रकाशन वर्ष जरूर याद कर लो। युग धारा का भी याद कर लो, ठीक है। ये हमारे आ जाते हैं धूमिल के। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है। युग धारा है नागार्जुन का। साय में धूप है दुष्यंत कुमार का। और दो आप किसका है, शमशेर बहादुर सिंह का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कृतियाँ हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। देखो इनमें से एक एक मतलब कि एक एक जो रचना है प्लीज़ याद कर लो उसे, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रंथकारों के साथ सुमिलित करना है। सौंदर्यम अलंकार है, अब ये किसने लिखा था, सौंदर्यम अलंकार है किसने दिया था, तो ये आता है हमारा जगन्नाथ। रुक जाओ, नहीं जगन्नाथ ने थोड़ी दिया था। सौंदर्यम अलंकार है वामन का था क्या, ये रमणीयार्थ प्रतिपा, हाँ रमणीयार्थ था ना जगन्नाथ, सॉरी, हाँ। सौंदर्यम अलंकार हमारा होता है वामन से होता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ से होता। वाग थर्वाविव संपृक्तो, ये वाला कालिदास का है, ठीक है। देखो सौंदर्यम अलंकार है वामन का है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। वाग थर्वावीय संपृक्तो जो है वो कालिदास का है। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जो है जगन्नाथ का है, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब हमें ग्रंथ को उनके आचार्यों के साथ लगाना है। ध्वन्यालोक किसकी है, तो ध्वन्यालोक कहा जाती है हमारी, किसकी आ जाती है, आनंदवर्धन की। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। काव्य अलंकार किसकी है, तो काव्य अलंकार हमारी है भामह की। काव्य प्रकाश किसकी है, तो काव्य प्रकाश आ जाता है हमारा मम्मट आ जाता है। काव्य अनुशासन आ जाता है हमारा हेमचंद्र, ठीक है। ये कुछ ये रचनाकार देखो याद कर लेना, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रश्न। एसे इन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया, लिटरेरिया, एथेस्टिक्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब मैं बता दूं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से उनकी रचनाओं से बहुत प्रश्न बनते हो। अब ये जो थी वे बेसिक रचनाएं थी,
जैसे आइए रिचर्ड्स, क्रोचे, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड हो गए, कॉलरिज हो गए, इनकी ये बेसिक रचनाएं हैं, ये वाली रचनाएं जो कि सबको पता होती हैं। यहाँ से बहुत प्रश्न बन चुके हैं। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी जो दूसरी रचनाएं हैं, थोड़ी जो दूसरी रचनाएं मैथ्यू आर्नल्ड की, उनकी तरफ आपको पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जो घनी, अभी क्या कवियों के साथ हमें सुमेलित करना है, सॉरी। जो घनीभूत पीड़ा थी, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाओ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ये कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं कौन, ये कहते हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी हो बह जाए, ये किसका है, तो ये कहते हैं जो घनीभूत पीड़ा थी, किसका है, प्रसाद का है। हरे हेर प्यारे को सेज प्यास, ये है हमारे निराला की। देखो ये वाली पंक्तियाँ थोड़ा ना याद कर लो, क्योंकि ये जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये अभी कुछ टाइम पहले ही दोबारा से पूछी गई है। तो हो सकता है ये वाली जो पंक्तियाँ हैं वो अभी रिपीट नहीं हुई हैं, हो सकता है कि ये पंक्तियाँ रिपीट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये वाली तो हो रखी है रिपीट, अभी कुछ टाइम पहले हुई थी, मुझे इतना याद नहीं है, पर आई थिंक अभी जो पेपर हुआ था इसके पहले के पहले वाले पेपर में रिपीट हुई है। अब आ जाता है कुछ ये गद्यांश है जो कि आप खुद से कर लेना। ठीक है, हम थोड़ा स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जो दिया गया है इन्हीं को पढ़ के यहाँ के कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम स्थापना और तर्क देख लेते हैं। देखो स्थापना में क्या है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। चेतना क्या, अनुभूति की सघनता और चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है, क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। तो बताओ इसमें ऐसे क्या चीज़ आपको गलत लग रही है, इसमें मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। देखो क्योंकि अनुभूति का संबंध किससे होता है, संवेदनशीलता से ही होता है, और चिंतन का संबंध बुद्धि से ही होता है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा दोनों से। एक मैं आपको चलो एक ट्रिक बता देती हूँ, स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन को ना 3 से 4, 4 से 5 बार पढ़ो, ऐसा नहीं पढ़ दिया, उसको समझने की कोशिश करो। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, थोड़ा सा टाइम ले लो स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन करने में। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा है ना, अभी तक क्या है, अभी आपने जो स्थापना तर्क देखे थोड़े से इजी लग रहे होंगे, पर आगे वाले अभी जो इस टाइम पे जो स्थापना तर्क आते थोड़ा सा आपकी थोड़ा ज़्यादा डीप नॉलेज चेक करता है एनटीए, तो वहाँ थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है। ठीक, तो आपने क्या करना है कि अच्छे से 2 से 3 बार स्थापना तर्क पढ़ना होता है। और अगर पढ़ने के बाद भी नहीं समझ आ रहा, आपने बहुत पढ़ लिया आपको समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मत करो, दोनों सही लगा के आ जाओ। ठीक, कुछ ना करने से तो अच्छा है ना कि हाँ ठीक है कुछ तो किया है, तो दोनों सही लगा के आ जाओ, एक सही एक गलत ऐसे पे मत पढ़ो, दोनों सही लगा के आ जाओ, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि दोनों सही वाला फिर वहाँ पे जो होता है वो सही होता है। ठीक है, अब ये नहीं होता है कि जितने प्रश्न आए हैं स्थापना तर्क सब में आप अरे मुझे समझना है मैंने सब में लगा दिया, नहीं, ऐसा सिर्फ तभी करना है जब हाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप क्या करोगे, अब वहाँ एग्ज़ाम है, वहाँ तो अगल बगल वालों से भी नहीं पूछ सकते, और पूछना भी नहीं चाहिए कभी, क्योंकि क्या होता है वो तो गलत ही बताएंगे, कोई क्यों चाहेगा कि आपके उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाए, है ना। तो क्या करना है, वहाँ दोनों सही लगा के आ जाना। ठीक है, या फिर सी ऑप्शन के साथ जाना ये हुआ आज की ट्रिक। ठीक है, सबसे पहली बात। चलो अगला देखो क्या है, समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती। संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन कराती है क्या, बिल्कुल भी नहीं कराती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। देखो कभी कभी ना कुछ प्रश्न आप अगर है ना 2 बार अगर यही प्रश्न मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया, ऐसे नहीं, आप खुद पढ़ो, स्थापना पढ़ो, फिर तर्क पढ़ो, खुद से पढ़ो, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। मैंने पढ़ दिया, हो सकता है आपके सिर्फ सर के ऊपर से गया हो,
आप उसको पढ़ो, समझो, एक एक शब्द समझो, संकल्पना समझो क्या है, बुद्धि क्या है, असाध्य साधन क्या है, अपने आप आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। व्याख्या देखो क्या है, शुभ बुद्धि के दृढ़ संकल्प द्वारा किए गए कार्यों से समाज का अत्यंतिक कल्याण होता है। संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन भी कराती है। ये कह रहा नहीं कराती है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखो क्या है, वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती। जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता, बिल्कुल सही है। वीरता की कभी क्या नकल हो सकती है? आपके अंदर जो वीरता है वो सेम क्या मैं ले सकती हूँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो रुको, इसको दूसरे वे में समझने की कोशिश करो। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात है ना। अब आप खुश हैं, मैं उदास हूँ किसी चीज़ से लेके, तो क्या मैं आपकी खुशी ले सकती हूँ कि हाँ भाई वो खुश है मैं भी खुश हो जाती हूँ? ऐसा तो नहीं होता। इंसान तो दिल से खुश होता है ना जब होता है। तो वैसे ही, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। वीरता का संबंध किससे होता है? मनोबल से है। ये दोनों ही देखो ऑप्शन क्या है हमारे, जो मैंने कहा ना, दोनों सही पे चले जाओ। जब समझना है दोनों सही लगा के आना, ठीक है। और अगर वो ऑप्शन सी हो, अगर दोनों सही, फिर तो और अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सी ही हमेशा सही होता है। मैं सिर्फ एक जनरल बात बता रही हूँ यार, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। अब इससे कौन सहमत नहीं है कि भाई मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी और उपासना, तीनों के मेल की आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम कर्म और ज्ञान से ऊपर उपासना को तो नहीं रख सकते ना, ये तो गलत हो गया। तीनों की बराबर आवश्यकता, जब ऊपर वाले में तीनों के मेल की आवश्यकता है, ऊपर ही स्थापना में ही कह रहा है, तो ये स्थापना जो हमारा तर्क है उसमें उपासना को ऊपर क्यों रख रहा है? तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा यानी ए सही और आर गलत हो जाएगा। देखो, न कि किसी की अधिकता और कमी में सबका संतुलन एवं समन्वय जरूरी है। तीनों ही बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। आज का आखिरी प्रश्न देखो क्या, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती है हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या आप देख लेना, क्योंकि आज की क्लास हो गई काफ़ी लंबी, अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे से दिल लगा करके मेहनत करते रहो, क्वेश्चन रिवाइज करते रहो। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और जो मैंने बोला, सिलेबस को अच्छे से अगर नहीं पढ़ा है, नहीं याद किया है, तो उनके कम से कम सब जितनी भी रचनाएं हमारे सिलेबस में हैं, सबका समय याद कर लो। ठीक है, मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, उसके समय आपको याद करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी ऐसी लगी हो कि हाँ एफर्ट्स डाले हैं, थोड़ी मेहनत की है, या फिर चीज़ें समझ आई हैं, या कुछ नई चीज़ पता चली है, और हाँ जो मैंने कमेंट सेक्शन में बोला है 4 तार सप्तक के समय, वो 4 आपको लिखने हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिर वही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे 2011 के PYQ, क्योंकि हमारे 2010 के सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।